आइए स्टार्ट करते हैं जी बेटा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको क्या चीजें ध्यान देनी है, कौन कौन से फार्मूले कौन से अप्लाई करने हैं। देख रहे हैं पहला फार्मूला है बेटा, अगर क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मेट में लिखा हो तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है x इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p। अगर इस कंडीशन पर हमारे पास कोई m n p, यहाँ पर जो m n p है ये बेटा जो आपको पावर नजर आ रही है ये हमारे लिए अगर इसमें आपसे क्वेश्चन एरर का क्वेश्चन बन जाता है, किसका क्वेश्चन बनता है बेटा, एरर का। तो एरर निकालने के लिए आपकी एरर आपकी दो प्रकार की होती है, यानी आपकी त्रुटि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बेटा त्रुटियां आपकी दो प्रकार की हैं, कौन कौन सी? एक तो बेटा पूछता है फ्रैक्शनल एरर यानी भिन्नात्मक त्रुटि। किसकी बात करता है? कभी क्वेश्चन करता है भिन्नात्मक त्रुटि की, या फिर बेटा बात करता है प्रतिशत त्रुटि की। ज्यादातर अगर जो क्वेश्चन आपको मिल रहा होता है वो बेटा प्रतिशत त्रुटि का ही होता है। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए और भिन्नात्मक त्रुटि पहले मैं आपको बता देता हूं। आपको अप्लाई करना है बेटा क्या, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जो पावर हो जाएगी पहले आ जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए, इंटू पावर फिर पहले आ जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए। यानी अगर इंटू में हो तो बेटा क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। अगर आपका डिवीजन में हो तो क्या कर देना बेटा, माइनस कर देना है। पावर जो होगी उसको आपको पहले ले आना है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं बेटा इसकी त्रुटि, और ये हमारे निकाली बेटा भिन्नात्मक त्रुटि। अगर ये आपका कौन सी परसेंटेज एरर की बात कर रहा है तो क्या करना बेटा, फ्रैक्शनल एरर में से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। बस आपके लिए बेटा कन्वर्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका किसमें, परसेंटेज एरर में। तो यहां से आप निकाल पाएंगे बेटा क्या, परसेंटेज एरर। चलिए कभी कभी क्वेश्चंस आपका इनकेस आपको वर्नियर कैलिपर्स का अगर मिल जाता तो सीधे आपको ट्रिक याद रखना है बेटा s माइनस वी, जहां पर s, अब अगर आपको लिस्ट काउंट का मतलब यहां पर है बेटा अल्पतमांक। क्या है? अल्पतमांक। तो अल्पतमांक अगर आपको प्राप्त करना है तो अल्पतमांक का मतलब होता है बेटा s माइनस वी। s का मतलब है बेटा लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जो मेन स्केल है उसके एक डिवीजन की वैल्यू। और बेटा दूसरी चीज हमारे यहां पर देख रहे हैं लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में से आप क्या करना है कि आपको मेन स्केल में से वर्नियर स्केल के डिवीजन को क्या कर देना, माइनस कर देना है। सीधे आपको बेटा मिल रहा होगा वहां से क्या, वर्नियर कैलिपर्स। अगली बात कर रहा है बेटा लेंथ मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर। अगर आपको वर्नियर कैलिपर की लंबाई निकालनी है तो क्या करना है बेटा, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की रीडिंग होनी चाहिए आपके पास, गिवन होगी क्वेश्चन में, और तथा रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का पाठ्यांक मल्टीप्लाई बाय बेटा अल्पतमांक, मल्टीप्लाई बाय अल्पतमांक। नोट करते रहिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए साथ में, और बाद में बेटा प्रत्येक कंडीशन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि ये फार्मूले आपके पास एक साथ कंपोज हो जाएं। चलिए देखिएगा अगला बात है हमारे पास स्क्रू गेज। क्वेश्चन अगर स्क्रू गेज का हो तो बेटा तब वहां पर अगर आपको अल्पतमांक स्क्रू गेज के लिए निकालना है तो बेटा पिच ऑफ स्क्रू गेज का जो पिच होगा अपॉन एक डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। पूरे में जो आपके जितने स्केल हैं उनके नंबर ऑफ डिवीजन का डिवाइड कर देने के बाद आपको क्या मिल जाता है, मिल जाता है स्क्रू गेज की। और पिच निकालना है तो इसी को बेटा क्या कर लेंगे, पिच का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑन द पिच स्केल। पिच स्केल में कितने हैं अपॉन कितने रोटेशन आपने लिए हैं, उनका डिवाइड करने से आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा बेटा पिच। हिंदी इंग्लिश दोनों में पिच, क्लियर है ना बेटा। अगला आगे बात हम कर रहे हैं लेंथ मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज। अगर स्क्रू गेज की आपको लेंथ निकालनी है तो रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द रीडिंग ऑफ द सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय अल्पतमांक, मल्टीप्लाई यानी आपका मेन स्केल का पाठ्यांक, क्या मेन स्केल का पाठ्यांक, और बेटा वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक गुणे मल्टीप्लाई बाय किससे आपको करना है, अल्पतमांक से। वहां से आपको बेटा क्या मिलेगा, वहां से आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ द लीस्ट लेंथ ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की अर्थात स्क्रू गेज की आपको लंबाई प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं अगले पार्ट में। मोशन इन 1D का मतलब बेटा एक विमीय गति। किसकी बात कर रहा है, एक विमीय गति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रेखीय गति के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। एक विमीय गति यानी रेखीय गति। यहां पर जो मैं आपको सिंबल यूज करूंगा, पहले सिंबल के बारे में बता दूं। T1 अगर आप जहां पर लिखा हुआ है तो आप उसको समझेंगे इनिशियल टाइम यानी प्रारंभिक समय। U जहां पर मिलेगा उसको समझेंगे आप प्रारंभिक वेग। VAV अगर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब है बेटा औसत वेग, और अगर आपको S मिलता है तो इसका मतलब है बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, नेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। क्लियर है। उसके बाद बेटा एवरेज स्पीड के लिए अगर यहां पर हमें फार्मूला लिखा है तो एवरेज स्पीड का बेटा आपको याद रखना है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो और इसी कंडीशन पर यहीं पर आपको आगे मैंने बताया इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी ताक्षणिक चाल। अगर ताक्षणिक चाल क्वेश्चन में पूछता है तो बेटा सीधे आप फार्मूला लगा दिया करो, v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t।
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब ये हमारे लिए बेटा हो गया क्या, इसको आप कहेंगे ds अपॉन dt। क्या कहेंगे, ds अपॉन dt, यानी v इक्वल टू ds अपॉन dt। ये हमारे लिए है बेटा, हमारे लिए ताक्षणिक चाल अर्थात इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना। चलिए चलते हैं बेटा आगे की तरफ। आगे बेटा बात कर रहे हैं अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन। तो विस्थापन अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे। तो विस्थापन के लिए बेटा लगा देना है आपको वेग का समय के सापेक्ष क्या कर देना है, आपको समाकलन कर देना है। वेग का समय के सापेक्ष समाकलन कर देने से आपको विस्थापन मिल जाएगा। v का मतलब यहां पर मैं पहले बता चुका हूं बेटा वेग है, dt यानी आपका समय t1 से लेकर के t2 तक। अगर कुल दूरी पूछी जाए तो बेटा मॉड ऑफ v का मतलब है यहां पर बेटा चाल का समय के सापेक्ष आपको क्या कर देना होता है, समाकलन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल दूरी मिल जाएगी। अर्थात जब कुल दूरी क्वेश्चन में पूछे तो आपको किसका, स्पीड का आपको समाकलन करना है, और अगर आपका विस्थापन पूछता है तो बेटा वेग का। तो यहां पर हो जाएगी ये कुल दूरी। ए आपसे पूछा गया है, ए का मतलब बेटा यहां पर हमारे लिए क्या है, त्वरण। ए माने क्या है यहाँ पर, त्वरण। तो त्वरण के बारे में पूछता है तो आपको लगाना है dv अपॉन dt, यानी v का t के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। या फिर अगर v आपको दिया है और v की इक्वेशन आपके पास s के फॉर्म में दिए, x के सापेक्ष दिए, तो बेटा v आपको लिखना है, साथ ही साथ बेटा v का s के सापेक्ष क्या करा देना है, आप डिफरेंशिएशन करा देंगे, देन मल्टीप्लाई वी हैव टू गॉट द एक्सेलरेशन। या फिर आपके पास s आपको पता है t के रूप में, तो बेटा s का जो s वाली इक्वेशन है, मान लिया s आपका फंक्शन है बेटा किसका, t का, इट इज अ फंक्शन ऑफ t। अगर बेटा s आपका t का फंक्शन है तो उस कंडीशन पर आप इसको 2 बार क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे, तब आपको मिलेगा बेटा त्वरण a। चलिए बेटा आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो गति के समीकरण अप्लाई होते हैं। गति का पहला समीकरण आपका है v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण आपको लगाना होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं बेटा मोशन इन 1D एंड 3D की। और 1D एंड 3D पर यहां पर भी आपको कुछ सैंपल आपको मैं पहले बता दूं। सैंपल बेटा जो ओमेगा होगा वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है बेटा कोणीय वेग। किसका है, इसका मतलब है कोणीय वेग। यानी यहां पर अभी हम लोग लीनियर पढ़ रहे थे, यहां पर बात आ जाएगी कोणीय वेग की। अगर आपको अल्फा मिलता है तो इसका मतलब है बेटा कोणीय त्वरण। क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण। एटाओ अगर आपको मिलता है तो टेंजेंशियल, इसका मतलब बेटा स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण आपको पता है ये वृत्तीय गति में यूज किया जाता है। स्पर्श रेखीय त्वरण है एटाओ। आपको अगर an मिल रहा है तो इसका मतलब बेटा नॉर्मल एक्सेलरेशन, यानी आपका अभिलंब त्वरण, इसको कहेंगे अभिलंब त्वरण। r यहां पर आप जानते हैं बेटा रेडियस है, तो रेडियस का मतलब बेटा त्रिज्या। क्लियर है। तो इतने ये आपके सिंबल्स आपके यूज होंगे। अब हम लोग आते हैं इनके कंसेप्ट पर, और ये कंसेप्ट आपके लिए सबसे पहले यहां से हमारे लिए बात आ जाएगी बेटा वेक्टर की। तो वेक्टर की बातें कर लेते हैं। वेक्टर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेक्टर पर चर्चा करते हैं। वेक्टर का आपका जो पहला प्रोग्राम, आपको पहला फार्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इसको आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है ना। साथ साथ आप लोग इसके स्क्रीनशॉट बेटा लेते रहेंगे वीडियो को पॉज करके, और साथ में बेटा जो चीजें हैं उनको अपने दिमाग में रिमाइंड कर दीजिए और रिवाइज करिए। बेटा r इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है, r का मतलब यहाँ पर बेटा रिजल्टेंट। जब क्वेश्चन में रिजल्टेंट निकालना हो, आपको परिणामी निकालना हो, तो बेटा लगाना होता है अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 पहला इंटू दूसरा, साथ में cos थीटा। थीटा का मतलब है उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण। जैसे कि आपको यहां पर आपको p वेक्टर पहला और दूसरा आपका q, अगर इन दोनों के बीच का कोण हमने मान लिया थीटा, तो फार्मूला बन गया अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, जहां पर थीटा हमारे क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है। लेकिन अगर आपके पास यही से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बेटा बताइए डायरेक्शन क्या होगा। अगर डायरेक्शन की बात कर रहा है तो बेटा डायरेक्शन निकालने के लिए मान लिया हमने ये एंगल फाई है, तो फाई लगाने के लिए बेटा यहां से आप लगा दिया करो क्या, फाई इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। p q दोनों वेक्टर हैं और थीटा आपका दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। अब अगर आपके दो वेक्टर कुछ इस फॉर्मेशन में दिए जाएं, कंसेप्ट नंबर 2 वेक्टर का, अगर आपके दो वेक्टर ऐसे दिए जाएं, पहला वेक्टर है ai कैप प्लस a2 j कैप प्लस, यहां पर बेटा प्लस लगा हुआ है,
प्लस A3 K कैप, यानी इस प्रकार से A1 A2 A3 यानी I J K तीनों में लाई कर रहे हैं। 3D कंडीशन है यहां पर। इसी प्रकार से B की वैल्यू है, यहां पर भी प्लस लगा हुआ, अगर इस फॉर्मेशन में दे दी जाए R इक्वल, अगर ये दोनों आपस में कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, तो इन दिस कंडीशन तब आप इसमें कह पाएंगे कि बेटा जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो A1 B1 के भी बराबर होगा। अगर दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं तो A1 B1 के बराबर होगा, यानी इसका पहला वाला कोएफिशिएंट और इसका बेटा पहला दोनों आपस में कैसे रहेंगे बेटा, बराबर रहेंगे, ठीक है ना। A1 बराबर किसके होगा, B1 के होगा। A2 बराबर होगा हमारे पास किसके, B2 के। A3 बराबर होगा हमारे पास किसका, B3 के। अर्थात इनके x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट आपस में बराबर होंगे, यानी हम कह देंगे i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब कंसेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। अगर आपका इफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर a एंड b इज थीटा, अगर कोई दो वेक्टर हैं और जिनका एंगल बिटवीन, इन दोनों के बीच का एंगल बेटा हमारे लिए अगर कितना है, थीटा है। मान लेते हैं अगर हमारे लिए इनके बीच का, दोनों का बीच का जो एंगल है वो आपके लिए अगर थीटा है, तो इन दिस कंडीशन हम क्या करेंगे जी बेटा, तो A2 बराबर B2 और A3 बराबर B3। तीसरे कंसेप्ट पर हम लोग आते हैं। तीसरा कंसेप्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है इफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर A एंड B एंड इज एंगल थीटा, अगर कोई आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है, हमारे लिए थीटा है, तो बेटा उस कंडीशन में आप याद रख लीजिएगा A डॉट B, अर्थात इनका डॉट का मतलब है बेटा यहां पर अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल। तो इनका जो अदिश गुणनफल होगा यानी डॉट प्रोडक्ट होगा वो बेटा किसका होगा, वो बराबर होगा AB cos थीटा के। A का मतलब है पहले का मैग्नीट्यूड, B का मतलब है दूसरे का मैग्नीट्यूड और cos थीटा यानी इन दोनों के बीच का कोण। जैसा कि ऊपर मैंने बताया है कि अगर दोनों के बीच का कोण कितना है, हमारे लिए थीटा है। अगर बेटा इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस का मतलब है बेटा सदिश गुणनफल, अगर इनका सदिश गुणनफल हम लोग करवाते हैं तो बेटा तब फार्मूला आपको याद रखना है AB sin थीटा, यानी पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण, साथ में sin थीटा और n कैप। n कैप यहां पर बेटा एकांक सदिश है, n कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ a एंड b। इसका जो डायरेक्शन होगा दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा बेटा, दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आपका इन दिस कंडीशन हम यहां पर ये कह पा रहे हैं कि आपका जो एन कैप होगा सदैव अगर ए और बी प्लेन में लाई करते हैं तो जो एन कैप होगा वो क्या करेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करेगा। तो कई बार इसकी डायरेक्शन क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, तो आप याद रखेंगे। चौथी बात पर आ जाते हैं। बात नंबर 4 हमारी क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी विद द रिप्रेजेंट ए। वेलोसिटी ऑफ बी, अगर बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में आपको निकालनी है और बेटा ये कौन सी वेलोसिटी, इसको आप कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कौन सी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी आप कहेंगे सापेक्षिक वेग। अगर सापेक्षिक वेग क्वेश्चन में पूछा जाए तो बेटा फार्मूला होगा वी बी ए यानी वेलोसिटी ऑफ बी, यानी बी का वेग ए के सापेक्ष क्या होगा, फार्मूला वी बी माइनस वी ए। क्या लगाना है आपको, दूसरे वाले की वेलोसिटी में पहले वाला वेलोसिटी को, रेफरेंस वाले को माइनस कर देना है, आपको मिल जाएगा। चलिए ये बातें थी कुछ आपकी वेक्टर की। चलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल में, और प्रोजेक्टाइल का मतलब है बेटा यहां पर प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति पर, प्रक्षेप्य में आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से फार्मूले आपको यहां पर होते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला बेटा फ्लाइट टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट जब आपको निकालना है, कितनी देर आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहा। अगर हवा में रहने का बेटा समय निकाला जाए तो समय के लिए आपको लगाना है t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। क्या लगाना है, 2u sin थीटा अपॉन g। अच्छे से आता है आपको। रेंज, रेंज का मतलब है बेटा क्षैतिज परास। अगर परास आपको निकालनी है इसका मतलब है क्या बेटा, परास। तो जब परास आपको निकालनी है r बराबर, तो आपको लगाना है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। थीटा आपका क्या है, वो फेंका गया प्रोजेक्टाइल एंगल है। मतलब ये कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से ड्रॉप किया जा रहा है और वो ऐसे आपका मोशन कर रहा है, इस प्रकार से ये मोशन कर रहा है, तो आपका ये वाला जो एंगल है ये प्रोजेक्टाइल एंगल, अर्थात ये आपका थीटा होता है। इसको u वेग से आप फेंकते हैं तो बेटा यहां से यहां तक इसको आप कहेंगे बेटा रेंज, और यहां से जो पूरा आने का जो समय था वो आपके लिए बेटा कहलाता है यहां पर टी नॉट, यानी आपका उड्डयन काल। क्या कहलाता है, उड्डयन काल यानी फ्लाइट टाइम। तो यहां से आपका ये पूछा गया, मान लेते हैं ये हमारे लिए y एक्सिस है और ये हमारे लिए बेटा x एक्सिस है। अगली बात है बेटा मैक्सिमम हाइट। तो ये वाली जो आपकी होती है वो है आपकी हाइट। इसको निकालने के लिए आपको लगाना होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलिए बात करते हैं बेटा लास्ट 8th पॉइंट की, और 8th पॉइंट यहां से आपको ये कह रहा है कि बेटा अगर आपको x और
वाई, यानी यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ तक की चली गई दूरी x है और ये वाली आपकी y है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा x, y। अगर आपको ये x और y आपको निकालने हो किसी समय पर, तो आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे? कभी कभी आपसे कोऑर्डिनेट पूछ लेता है, तो याद रखिए पहला जो आपका होगा, यानी x की वैल्यू होगी u cos थीटा इंटू t, यानी इसका क्षैतिज वेग और उसमें समय का गुणा करो तो बेटा हमारे पास क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। और जब बेटा आपको ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो आपको लगाना है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसको आप कहते हैं ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसी से यहां पर बनाया गया है। जी आपका नेगेटिव होगा इसलिए साइन लगेगा बेटा माइनस। तो आपका जो यहां पर हमें यह पता चल गया कि x बराबर आपको लगाना है u cos थीटा इंटू टी, और बेटा y बराबर आपको लगाना है u sin थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं ट्रिकों से आप सीधे अप्लाई करके लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की, और अगला फैक्ट हमारे लिए यहाँ पर है, जो बेटा कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको आपने अच्छे से प्रूव किया, इसको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ द मोशन भी कहते हैं। दैट इज मीन्स आप कह पा रहे हैं बेटा क्या, y इक्वल टू क्या x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी के कारण बेटा कहा गया था कि अगर x में यहां पर पावर 2 है और y में पावर 1 है तो निश्चित रूप से आप यहां पर कहेंगे कि बेटा ये पैराबोला को व्यक्त करती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो प्रक्षेप्य गति है उसका पाथ कैसा होता है, तो जवाब होगा बेटा पैराबोलिक, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया था। चलिए आगे बात आ जाती है, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं बेटा किसकी, सर्कुलर मोशन पर। और सर्कुलर मोशन में आपको ये डायग्राम, आप सबसे पहले इस डायग्राम को समझें, इस डायग्राम को आप देखिएगा, और ये डायग्राम आपसे क्या एक्सप्लेन कर रहा है। इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि आपका एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो यहां से आपकी यहां पर जो है वो बेटा लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी काम करेगी, क्योंकि वो इस प्रकार से घूम रहा होगा। तो घूमने के साथ साथ बेटा वहां पर क्या होगा, उसके रेखा में उसका चलायमान तो होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लीनियर वाला तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ बेटा एंगल को भी चेंज करेगा। और एकांक समय में यानी यूनिट सेकंड में जितना चेंजमेंट करता है, कितना, 1 सेकंड में जितना अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और उसके लिए बेटा आपको फार्मूला लगाना है, यहां से आपको दिख रहा है ओमेगा इक्वल टू, आपको क्या लग रहा है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, यानी डेल्टा डी थीटा अपॉन डी टी, या आप यहां से कह सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी थीटा अपॉन डी टी। अर्थात इसने कितना एंगल आपका बना लिया, एक लिमिटेड टाइम में डेल्टा टी समय में कितना घूम गया, वो उसका क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन। तो इसका फार्मूला हो गया बेटा कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो इस प्रकार से पहला हमने फार्मूला यहां पर देखा। फार्मूला हमारे लिए क्या था बेटा, यहां से आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझना जरूरी था। तो ओमेगा इक्वल टू यहां पर हमारे पास आ गया था डी थीटा अपॉन डी टी। इसी प्रकार से यहां पर ओमेगा, तो बेटा यहां पर एक ही जगह आपका काम करता है, वो भी आप समझिए अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू सेम हो जाएगा बेटा डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसका मतलब है कोणीय वेग बटे समय अंतराल, वहां पर होता है रेखीय वेग बटे समय अंतराल और यहां रहेगा कोणीय वेग बटे समय अंतराल। इसका मतलब है कोणीय वेग और इसका मतलब है कोणीय त्वरण। तो बेटा यहां पर अब हम बात कर रहे हैं बेटा ए टाउ की, जिसको मैं कह चुका हूं बेटा, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो स्पर्श रेखीय त्वरण के लिए आपको फार्मूला लगाना होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एक जनरल फार्मूला है। और आपका ये नॉर्मल एक्सेलरेशन था, यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब अभिलंब त्वरण, तो उसके लिए आपको लगाना होता है बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको ए टोटल निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको सीधे लगाना है बेटा क्या, अंडर रूट ए टाउ स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर करिए, जोड़िए और बाद में रूट निकालिए, वहां से डायरेक्टली आप क्या कर पाएंगे, वैल्यू निकाल पाते हैं। चलिए अगर ये किसी कंडीशन पर आपको बैंकिंग ऑफ रोड की अगर आपसे बात कर रहा है, किसकी, बैंकिंग ऑफ रोड की, तो बैंकिंग ऑफ रोड निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस कंडीशन पर tan थीटा बराबर, बैंकिंग का मतलब कितना सड़क पर टर्न किया, मान लिया कोई कार जा रही है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बनता है, तो tan थीटा बराबर बेटा वहां पर आपको अप्लाई करना है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कितना लगाना है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है बेटा अभिकेंद्रीय बल। तो बेटा यहां से जैसे हमने अभिकेंद्रीय त्वरण पढ़ा, अभिकेंद्रीय बल,
अभिकेंद्रीय बल का मतलब है सेंट्रीपिटल, और यहां पर आपको फार्मूला लगाना है बेटा mv²/r, इसको भी नोट कर लीजिएगा mv²/r या फिर mr⍵²। याद रखें v²/r यही वाला त्वरण है, इसको अभिकेंद्र त्वरण भी कहा जाता है, इसको त्रिज्य त्वरण भी कहा जाता है, इसको अभिलंब त्वरण भी कहा जाता है, ठीक है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो बात कर रहे हैं अभिकेंद्र त्वरण की, तो अभिकेंद्र त्वरण जो आपको यहां से नजर आ रहा है वो बेटा ये है mv²/r, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये थे हमारे सर्कुलर मोशन का पार्ट, और सर्कुलर मोशन के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं अब लॉ ऑफ मोशन पर पहुंच चलते हैं। लॉ ऑफ मोशन है बेटा, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायग्राम से संबंधित होते हैं। किससे? डायग्राम से संबंधित। तो यहां पर आपको बेटा एफबीडी को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग समझते हैं एफबीडी को। तो एफबीडी के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे? तो यहां से आपको पहली एफबीडी आपको नजर आ रही है बेटा, यहां पर मान लिया कि कोई आपके लिए क्या है, ब्लॉक रखा हुआ है, और यहां पर हमारे लिए अगर ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक में क्या है कि अगर फोर्स, अगर आप एक्शन इधर लगेगा तो रिएक्शन तुरंत काम करता है। इसको न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो बेटा एक्शन रिएक्शन, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो रिएक्शन उधर काम करेगा, और अगर फोर्स इधर लग रहा है तो बेटा इसका मोशन इधर होगा, और जहां मोशन होगा वही बेटा त्वरण की डायरेक्शन होगी। इट्स अ कंसेप्ट। तो आप यहां से देख पाएंगे कि रिजल्टेंट जो हो गया वो बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, ma। तो जो बेटा ma फोर्स है वो कहां से मिला है? F-r से मिलेगा, क्योंकि F बेटा ज्यादा है, R कम है, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा, और रिजल्ट यहां पर आपको मिल गया है F-r ma। तो इस प्रकार से हमने पहली एफबीडी को सॉल्व किया। चलिए जरा यहां पर आपका एक दूसरी एफबीडी आपको मिल रही है जब फ्रिक्शन काम कर रहा है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इसके एफबीडी में आप देखिएगा mg बेटा इसका कहां काम करेगा? नीचे काम करेगा। इसका जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन फोर्स बेटा ऊपर काम करेगा, और फ्रिक्शन आपका इधर काम करेगा, ठीक है ना। अब इन दिस कंडीशन यहां पर अगर मैंने कहा कह दिया कि तब भी ऑब्जेक्ट अगर आपका इधर चल रहा है तो इधर चलने का मतलब है कि यहां पर आपको उस सिचुएशन पर ए का जो डायरेक्शन मोशन जो हो गया वो बेटा इधर हो जाता है। तो अगर इसमें ए पूछा जाए तो बेटा क्या हो जाएगा? यहां से आप कहोगे सर m इंटू ए बराबर इसके लिए बनेगा F-F-S अपॉन बेटा क्या हो जाएगा? अगर इस a को हम यहां से गायब कर दें तो यहां पर बचेगा a, और m बेटा यहां पर आ जाएगा। तो हमें निकालना होता है क्वेश्चन के लिए a, तो a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई F-F-S अपॉन m। क्लियर है? अगर आपके मोशन इनमें कंडीशन के ग्राफ की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि बेटा म्यूएस एन यानी अर्थात फ्रिक्शन और लगने वाला फोर्स दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं, जरा चलिए तीसरे कंसेप्ट पर आ जाते हैं। तीसरा कंसेप्ट आपका है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू F। इट्स अ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ आपको ये कहता है कि जो आपका बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी चेंज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगली बात हम करते हैं मोमेंटम हमारे लिए क्या होता है? टोटल मोमेंटम R इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर बेटा कई मोमेंटम है तो इसको वेक्टर के साथ हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 सो ऑन। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्मरण रहे। आ जाते हैं बेटा, टॉपिक हमारा हो गया वर्क पावर एनर्जी। अब कार्य समर्थ ऊर्जा की देख लेते हैं। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चंस मिलता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं हट जाता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक पॉइंट को समझिएगा। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब जब बेटा उसका मतलब है कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा माने है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब है बेटा कुल ऊर्जा। और जब कुल ऊर्जा आपसे बात की जाए तो कुल ऊर्जा का मतलब है यहां पर जो है मैकेनिकल ऊर्जा, और काइनेटिक का मतलब है बेटा गतिज, इसका मतलब है गतिज ऊर्जा, और इसका मतलब है बेटा स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों को आप क्या कर दें बेटा? डिवाइड करें, ऐड करें, तो आपको क्या मिल रहा होगा? टोटल एनर्जी मिलेगी। अब गतिज ऊर्जा का अगर सूत्र पूछा जाए सिर्फ तो आपका हो जाएगा बेटा हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का पूछा जाए तो बेटा आप जानते हैं mgh। अगर कार्य पूछता है तो कार्य निकालने के लिए बेटा जनरली आप लोग क्या लगाते हैं? W बराबर F इंटू डी, F इंटू R। और अगर आपका इंटीग्रेशन के फॉर्म में अर्थात वेरिएबल कंडीशन है तो आपको लगाना होगा इंटीग्रेशन ऑफ DWR इक्वल टू FDR, इंटीग्रेशन I टू आपका R1 से लेकर के R2 तक, यानी RI से लेकर के RF तक, RI से लेकर के RF तक, यानी जहां से जहां तक के लिए क्वेश्चन पूछा हो, या X1 से लेकर X2 तक जो भी आप लेट करें।
अगली बात हम बात करते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन पूछता है कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स आपके लिए क्या है? कंजर्वेटिव का मतलब बेटा इसको हम कहते हैं संरक्षी बल। इनके एग्जांपल कभी कभी क्वेश्चन पूछने लगता है, तो संरक्षी बल के रूप में आप समझिएगा। जो संरक्षी बल होते हैं वो क्या होते हैं? स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपका कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो ये बेटा हमारे लिए कैसे हैं? ये कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है ना। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें यानी असंरक्षी बल, इसका मतलब है असंरक्षी बल, और जो असंरक्षी बल हैं उनके एग्जांपल के रूप में फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल, इसका मतलब घर्षण बल, और विस्कस यानी श्यान बल। तो बेटा श्यान बल और घर्षण बल ये दोनों कैसे हैं? ये आपके लिए अगर ये एग्जांपल आपको मिल जाता है तो आपको याद रखना है कि ये हमारे लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी आपके कैसे हैं बेटा? विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपके कैसे एग्जांपल हैं? ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास संरक्षी बल के। बात कर लेते हैं बेटा अगले पांचवें कॉन्सेप्ट में, और पांचवा जो कॉन्सेप्ट है यहां पर वो आपको ये बताना चाहता है इलास्टिक कोलिजन। क्या? कोलिजन। कोलिजन माने होता है बेटा टक्कर, दो चीजों का टकरा जाना। जिस प्रकार से जैसे बॉल आपने एक दीवार में मारी तो दीवार से टक्कर खाना। अब वो जो कोलिजन है वो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक? इलास्टिक माने होता है बेटा प्रत्यास्थ, और इनइलास्टिक का मतलब है अप्रत्यास्थ। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इलास्टिक के लिए। इलास्टिक का मतलब जिनमें दोनों कंडीशनें फॉलो हों। ये है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसमें दोनों नियम आपके फॉलो होते हैं, उसको आप कहते हैं क्या? इलास्टिक कोलिजन। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है, संवेग संरक्षण का नियम अकेले लागू होता है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? आगे बात कर रहे हैं हम फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जब आपका परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो बेटा v निकालने के लिए कोलिजन में वेलोसिटी निकालना क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपको फार्मूला लगाना है m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्टली आप उस कंडीशन पर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, और अगला जो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन आपको क्या बताता है? रिस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का मान हमेशा 0 से 1 के मध्य होता है। हमेशा याद रखिए इसका मान 0 से हमेशा 1 के मध्य होता है। अब 0 से 1 के मध्य का मतलब हमारे पास कंडीशन बेटा यहां से क्या हो गई? बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब अलग होने का वेग, और बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उनके जुड़ने का वेग, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इनको हटाने के लिए जिस कांस्टेंट का यूज किया जाता है उसे हम बेटा क्या कह देते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग ई से नोट करते हैं, और इसका मान बेटा हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। और 0 से 1 के बीच होने का मतलब है अगर ई का मान बेटा पूरे के पूरा 1 हो जाए तो आप निश्चित रूप से उस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं वो पूर्णतया कैसा होगा? प्रत्यास्थ होगा। कितना होगा? जबकि जनरली ऐसा नहीं होता है, परफेक्टली पूरी कोई आपका इलास्टिक बॉडीज नहीं है, तो इसके लिए इसका वैल्यू हमेशा, इसलिए मैंने बोला 0 से 1 के मध्य होना चाहिए। बात आती है इंपल्स की। एक वर्ड और रहता है आपका आठवां कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका क्या? इंपल्स। और इंपल्स माने यहाँ पर है बेटा हमारे लिए आवेग। इंपल्स का मतलब यहाँ पर हमारे लिए क्या है? आवेग। तो आवेग बराबर होता है बेटा बल गुणे शॉर्ट टाइम, यानी बल गुणे शॉर्ट समय। तो जो बेटा बल गुणे शॉर्ट समय या फिर संवेग परिवर्तन, तो आप अगर इंपल्स निकालना है ये वेरिएबल फॉर्म में है तो आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ FDT T1 से लेकर T2 तक। तो आवेग का फार्मूला एक तो आपका ये हो गया, दूसरा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अर्थात संवेग परिवर्तन आपका बल किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, लेकिन संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। चलिए तो ये बातें थी हमारे पास वर्क पावर एनर्जी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं बेटा रोटेशन मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो रोटेशन मोशन के लिए भी आपको इन सिंबल को बेटा नोट कर लेना है। टाउ का मतलब यहां पर है, नोट करते रहिए। टाउ का मतलब है टॉर्क, टॉर्क माने बलागुण, ठीक है ना। एफ का मतलब बेटा फोर्स, और फोर्स माने बल। आई माने बेटा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण। अल्फा का मतलब है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है बेटा कोणीय त्वरण। एल का मतलब है बेटा एंगुलर मोमेंटम यानी इसका मतलब है कोणीय संवेग, और एसीएम का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए।
ठीक है ना। और अब बारी बारी से यही सिंबल हम लोग नीचे यूज करेंगे। तो जब सेंटर ऑफ मास निकालने की बारी आती है, जब द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए क्वेश्चन बोलता है, तो कौन सा सर फार्मूला लगाएं? तो बेटा ये आपको पहला वाला फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? RCM बराबर यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बराबर सिग्मा MIRI अपॉन कैपिटल M, जहां पर कैपिटल M का मतलब है M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 Mn तक जितने पार्टिकल हैं। क्लियर है? उसके बाद ऊपर का मतलब है बेटा M1 प्लस M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डॉट 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 Mn Rn तक। तो ये आपका यहां से आप क्या निकाल पाएंगे? सेंटर ऑफ मास। अगर ये कंडीशन वेरिएबल है तो बेटा 1/m आपका बाहर हो गया, और सिग्मा माने आप जानते हैं बेटा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन R इंटू dm, यानी m के सापेक्ष जो r की इक्वेशन है उसका आप क्या करा दीजिए? समाकलन करा दीजिए, और वहां से आपको जो मिलेगा वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको प्राप्त हो जाएगी। यहां पर जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है बेटा जड़त्वागुण। तो जड़त्वागुण के लिए बेटा इसके लिए आपको यहां पर अप्लाई करना है। इसका मतलब है हमारे लिए जड़त्व आगुण, जड़त्व आगुण। तो जड़त्व आगुण जब क्वेश्चन में आपसे पूछे कि जड़त्व आगुण हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो जड़त्व आगुण के लिए I बराबर आपको लगाना है क्या बेटा? mr², सिग्मा mr²। मतलब बेटा इसका ये हो गया, आप कह सकते हैं M1 R1² प्लस M2 R2² प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है ना। अगर आपके पास फिर वही कंडीशन मैंने आपको बता दी, अगर ये इक्वेशन R की इक्वेशन आपको दी हो, M के रिस्पेक्ट में दी हो, तो आपको क्या कर देना है? R² का इंटीग्रेशन करा देना है M के रिस्पेक्ट में। अगर यहां पर बात आ गई बेटा टाउ एक्सटर्नल, यानी टाउ का मतलब यहां पर है बेटा क्या? बल आघूर्ण। तो बेटा जब बल आघूर्ण निकालने की बात आ जाए, किसकी? बल आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब बल आघूर्ण निकालने की बारी आ जाए तो बेटा उस कंडीशन पर आपको लगा देना है I इंटू एल्फा। एल्फा का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और I का मतलब यहां आपको दिख रहा है जड़त्वागुण। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम माने बेटा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को L से नोट करेंगे। पहला फार्मूला आपको नोट कर लेना है बेटा R क्रॉस P। R का मतलब है बेटा दूरी, और P का मतलब यहां पर है रेखीय संवेग, यानी रेखीय संवेग का मतलब मोमेंटम। यहां पर बेटा L का एक दूसरा फार्मूला है I इंटू ओमेगा, यानी अगर आपको जड़त्वागुण दिया हो और आपको कोणीय वेग दिया हो तो उस कंडीशन पर आपको अप्लाई कर देना है I ओमेगा। I का मतलब I ओमेगा, ओमेगा माने कोणीय वेग, और I का मतलब जड़त्वागुण। बेटा साथ साथ आपको याद रखना है, जैसे आपका संवेग संरक्षण का नियम था, उसी प्रकार से कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि अगर बेटा टाउ एक्सटर्नल आपका कैसा रहे? 0 रहे। अगर आपका टाउ एक्सटर्नल यानी बाहर से कोई बाह्य बलागुण काम ना करे, तो उस कंडीशन पर जो L होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होने का मतलब बेटा dl अपॉन dt जो होगा वो टाउ एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो ये आपका बलागुण और कोणीय संवेग के बीच में रिलेशन हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, अगर टाउ एक्सटर्नल 0 है तो निश्चित है कि बेटा वो आपका कैसा होगा? प्योर ट्रांसलेटरी होगा। कैसा होगा? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होगा, यानी आपका स्थानांतरित गति होगा। कौन सी गति? स्थानांतरित। ये पॉइंट आपके लिए स्थानांतरित, सीधे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है यहां से। स्थानांतरित गति करेगा। अगर बेटा टाउ की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 नहीं है तो निश्चित रूप से वहां पर बेटा क्या होगा? रोटेशन, और रोटेशन का मतलब होगा घूर्णन गति करेगा। कौन सी गति करेगा? अगर टाउ 0 नहीं है तो घूर्णन गति, टाउ 0 है तो स्थानांतरित गति। और बेटा प्योर रोटेशन वो तब करेगा जब आपका टाउ 0 ना हो, साथ में उसका सिग्मा F आपका कैसा होना चाहिए? कुल लगने वाला बाह्य बल अगर आपका 0 है तो ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या करेगा? सिर्फ पूरी तरह से घूर्णन गति ही करेगा, बाकी इसके पास कोई भी गति शामिल नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। यहां पर आपका एक फार्मूला आपको और दिख रहा है, टाउ इक्वल टू R क्रॉस F। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाउ बराबर R क्रॉस F, यानी बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, लेकिन आपका जो R है याद रखें वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिकॉज यहां पर क्रॉस लगा हुआ है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। आइए चलते हैं आगे देखते हैं, और आगे यहां पर आपको कुछ गतियों के बारे में और एक्सप्लेन किया है। तीसरा है ट्रांसलेटरी मोशन आपका तब होगा जब F 0 ना हो। अगर F का मान 0 नहीं है यानी बाह्य बल काम कर रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर ट्रांसलेटरी मोशन होगा। रोलिंग मोशन बेटा तब होगा, रोलिंग मोशन के लिए ACM सेंटर ऑफ मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास का त्वरण A इंटू R के बराबर होना चाहिए, तथा VCM सेंटर ऑफ मास का जो वेग होगा वो बेटा ओमेगा इंटू R के बराबर होना चाहिए। और स्लाइडिंग यानी स्लाइड तब कर रहा होगा जब आपका सेंटर ऑफ मास AR के बराबर ना हो, तो निश्चित बात है कि फिर आपका वो क्या करेगा? रोलिंग नहीं करेगा,
वो स्लाइड करेगा, या फिर आप VCM अगर W ओमेगा इंटू आर के बराबर नहीं है तो भी आपका क्या करेगा, स्लाइड करेगा अर्थात फिसलेगा। तो उसको घूमने के लिए बेटा जरूरी है कि ACM अल्फा आर के बराबर होना चाहिए और VCM ओमेगा आर के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है बेटा हमारी रोटेशन मोशन की। टेबल फॉर यू, ये टेबल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसका एक एक पॉइंट बेटा रट डालना है। एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा परीक्षा में, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको ये स्मरण रहे, याद रहे। तो देखिए पहला है बेटा वेरी थिन सर्कुलर लूप। अगर आपकी सर्कुलर लूप है, कैसा है, बहुत पतला सर्कुलर लूप है, तो उस कंडीशन पर उसका सर्कुलर लूप के लिए यहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने दिखाया है, बगल में आपको डायग्राम दिखाए गए हैं, ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं। तो वेरी सर्कुलर लूप, अगर आपकी कोई बहुत पतली लूप है तो लूप की कंडीशन पे उसका आपको लगाना है। अगर आपको उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आपको अप्लाई करना है बेटा mr²। साथ में ध्यान दीजिए, कभी कभी रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ लेता है, यानी घूर्णन त्रिज्या पूछ लेता है, तो एक फार्मूला बेटा और देख लीजिए, I बराबर होता है mk², यानी जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको बराबर कर दिया करो किसके, mk² के, और सॉल्व करके m से m बेटा कैंसिल हो जाएगा। k का मान आप आसानी से यहां से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेरी सर्कुलर लूप के लिए आपको कितना हो गया, mr²। यूनिफॉर्म सॉलिड यानी एक समान और सॉलिड ठोस सिलेंडर के लिए ये क्या है बेटा, एक समान ठोस सिलेंडर, ठोस सिलेंडर, एक समान ठोस सिलेंडर के लिए बेटा फार्मूला आपको लगाना है। जबकि जो एक्सेस है वो सिमेट्रिकली एक्सेस से पास हो रही है ऐसे, तो बेटा उस कंडीशन पर आपको लगाना है क्या, हाफ mr², यानी पूरे mr² का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक समान स्फीयर है, क्या है बेटा, एक समान गोला, एक समान गोला, अगर एक समान गोले के लिए आपसे पूछा गया है, लेकिन बेटा उसकी जो एक्सेस है वो उसके व्यास से होके पास हो रही, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है फार्मूला लगेगा 2/5 mr²। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, अगर आपका ये बेटा कोई हॉलो यानी खोखला गोला है, कौन सा है, एक समान तो है लेकिन ये कैसा है, खोखला गोला है। अगर ये बेटा खोखला गोला है और फिर डायमीटर से पास हो रही तो 2/3, याद रखिए इनमें कंफ्यूज ना होइएगा, अगर ठोस गोला है तो 2/5, खोखला गोला है तो 2/3, ठीक है ना। उसके बाद यूनिफॉर्म थिन रॉड, अगर आपके पास कैसी है, एक पतली रॉड है और रॉड में कैसी है, सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, अगर इसके सेंटर से इस प्रकार से परपेंडिकुलर लाइन आपकी ड्रॉ की गई है, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप इसकी लंबाई मान लिया अगर L है, तो बेटा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपको फार्मूला लगाना है ml²/12। कितना हो जाएगा, ml²/12 यूनिफॉर्म के लिए। अगर बेटा यही सिचुएशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि आपका ये थिन रॉड की जगह ये रेक्टेंगुलर है, कैसी है, किसी रेक्टेंगुलर स्लैब का अगर आपको निकालना पड़े तो रेक्टेंगुलर कंडीशन पर आपको क्या लगाना है, तो मैंने आपको इसमें रेक्टेंगुलर के लिए अगर हमें निकालना है तो ये है आपका रेक्टेंगुलर सीट, और रेक्टेंगुलर सीट के लिए जब आपको इसी कंसेप्ट को आपको लगाना पड़े तो बेटा आपको यहां पर आपको लगाना है ma² + b²/12। लेकिन देख लीजिए रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार पटल, क्या होनी चाहिए, आयताकार पटल। अगर आयताकार पटल के लिए आपको निकालना है, जबकि जो अबाउट एंड परपेंडिकुलर एक्सिस टू द सीट, सीट के बीचों बीच इस प्रकार से ऐसे अगर आपके पास हो रही है सीट, तो उस सिचुएशन पर आपको लगा देना है ma² + b²/12, यानी जहां पर a b क्या है, a आपकी लंबाई है, b आपकी चौड़ाई है। बेटा यही चीज अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, यूनिफॉर्म सॉलिड राइट कोन, कोन का मतलब बेटा शंकु के लिए, किसके लिए, शंकु के लिए। तो अगर शंकु के लिए आपको निकालने के लिए बात कर दे तो शंकु के अगर आपका ये एक्सिस इसकी सिमेट्रिकल होके जा रही है, इसके आपकी एक्सिस से होके जा रही है, तो आपको इसका फार्मूला हो जाएगा 3/10 mr²। कितना हो जाएगा, 3/10 mr²। लेकिन ये कैसा है, और अगर बेटा यही चीज हॉलो हो जाए, हॉलो माने खोखला हो जाए, तो खोखले के लिए बेटा यही बात फार्मूला हो जाता है 1/2 mr²। तो इन सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा क्या कर लेना है, याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये स्मरण रहे, याद रहे। तो ये थे हमारे किसके बेटा, रोटेशनल के कॉन्सेप्ट। आइए अब बात करते हैं ग्रेविटेशन की। तो बेटा ग्रेविटेशन को करते हैं हम लोग अगले पार्ट में, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप बने रहिए, अगले पार्ट में इसका बाकी वाला जो हिस्सा होगा उसको हम देखते हैं। जय हिंद।